नमस्कार। आज के सत्र में हमारी चर्चा का विषय है मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, प्रकार एवं प्रकृति। वास्तव में यदि हमें भारत में शिक्षण व्यवस्था का समग्रता से चिंतन करना हो तो चाहे वह विद्यालयी शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, दोनों में बिना मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की चर्चा किए वह चर्चा अधूरी रह जाएगी। उसका कारण यह है कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा आज परंपरागत शिक्षा के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है और बहुत सारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, बहुत सारे नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा एक आवश्यक अंग है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ऐसा नहीं है कि केवल भारत में है और केवल अभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। लंबे समय से इसकी चर्चा पूरी दुनिया के विभिन्न देशों में होती रही है और अलग अलग नामों से यह प्रणाली बहुत सारे देशों में प्रचलित रही है। यदि हम प्रारंभिक दौर की बात करें, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब टेलीविज़न नहीं था, तो इसका जो प्रारंभिक स्वरूप था वो एक तरह से पत्राचार शिक्षा कहा जाता था, वह स्वरूप था। तो यूके और भारत में इसका प्रारंभ पत्राचार शिक्षा के रूप में हुआ और उस रूप से जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इसे बाहरी अध्ययन या ऑफ कैंपस स्टडीज कहते हैं। जर्मनी में इसे फर्नास्टोस या फर्न्यूटरिच बोलते हैं। स्पेनिश में इसे एजुकेशन आ डिस्टैंडिका बोलते हैं। न्यूजीलैंड में इसे एक्स्ट्रा म्यूरल एजुकेशन बोलते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा विश्व के सभी राष्ट्रों की शिक्षण पद्धति का एक अभिन्न अंग है, भले ही वे अपने यहाँ अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उसके लिए भिन्न भिन्न शब्दावलियों का प्रयोग करते हों। यदि इसके संप्रत्यय को आप देखेंगे तो पाएंगे कि मुक्त शब्द ओपन यह एक दार्शनिक संप्रत्यय है। ओपननेस एक फिलोसॉफिकल आइडिया है, एक दार्शनिक विचार है, जिसका अर्थ है कि यदि व्यक्तियों को उनकी आयु, उनके स्थान, उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उनकी शैक्षिक योग्यता, इन सब पर विचार किए बिना समान रूप से शैक्षणिक अवसरों को प्रदान किया जाए, यदि हम ऐसा कर पाते हैं तब हम कहते हैं कि हम मुक्त शिक्षण व्यवस्था के अंग हैं। ये प्रणाली बहुत लचीली है, शिक्षार्थियों को उनकी गति, समय और उनके स्थान के अनुरूप और अनुसार यह अध्ययन करने के अवसर उन्हें उपलब्ध कराती है। अक्सर कहा जाता है कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा शिक्षा को शिक्षार्थी के द्वार तक पहुंचाती है, अर्थात ये स्वयं शिक्षार्थी तक पहुंचती है, न कि शिक्षार्थी सीखने के लिए संस्थान आता है। वहीं इसमें जो दूसरा शब्द है दूरस्थ शिक्षा, यह एक तरह की शिक्षण की विधा है, मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग है। दूरस्थ का अर्थ यह है कि जब शिक्षक और शिक्षार्थी समय और स्थान के अनुसार एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, एक दूसरे से भिन्न स्थानों पर रहकर शिक्षण करते हैं, तब वह दूरस्थ शिक्षा कहलाती है। अध्ययन केंद्रों पर मुद्रित सामग्री के माध्यम से, विभिन्न मीडिया सामग्री के माध्यम से, सामयिक परामर्श सत्रों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा में शिक्षण प्रदान किया जाता है। अध्ययन केंद्रों पर छात्र और परामर्शदाता, जिन्हें हम काउंसलर कहते हैं, वे आपस में मिलते हैं, आपस में प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। वास्तव में जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में परामर्शदाता का कार्य है वह परंपरागत शिक्षक से पूर्णतः भिन्न होता है। परंपरागत शिक्षक एक विषय वस्तु को चुनता है, उसकी तैयारी करता है, उसको लेकर कक्षा में जाता है, उस पर अपना व्याख्यान देता है, अनुक्रियाएं कराता है, चर्चा करता है। परंतु एक परामर्शदाता जब अपनी कक्षा में जाता है तो वह ये अपेक्षा करता है कि जो विद्यार्थी वहाँ आएगा, जो शिक्षार्थी उसकी कक्षा में आएगा, वह स्व अधिगमित होगा, वह खुद सब पढ़कर आएगा
उसे जो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, जिन चीज़ों पर उसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी, वह अपने प्रश्नों के साथ आएगा, वह परामर्शदाता से अपने प्रश्न करेगा और परामर्शदाता उन प्रश्नों का समाधान ढूंढने में शिक्षार्थी की मदद करेंगे। इसलिए जो परंपरागत कक्ष शिक्षण है वह अधिकांशतः या तो अध्यापक केंद्रित हो जाता है या फिर विषय वस्तु केंद्रित, परंतु परामर्शदाता की कक्षा, परामर्श सत्र जिसे हम कहते हैं, वह पूर्णतया समस्या केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित होता है। सामान्यतः मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में जो परामर्शदाता होते हैं वह अधिगम सामग्री विकसित करने वाले शिक्षकों से भिन्न होते हैं। यदि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का उदाहरण लें तो यहाँ पर अधिगम सामग्री विकसित करने का कार्य यहाँ के जो मूल संकाय सदस्य हैं, जो विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के अंग हैं, विभिन्न पदों पर हैं, वह इस कार्य को करते हैं। लेकिन उनके द्वारा मुद्रित और विकसित सामग्री जब अध्ययन केंद्रों पर जाती है तो वे अध्ययन केंद्र जिन संस्थाओं में हैं उन संस्थाओं के शिक्षक या उन संस्थाओं द्वारा चुने हुए योग्य व्यक्ति वहाँ पर परामर्शदाता का कार्य करते हैं। वास्तव में शिक्षार्थी का सीधा जुड़ाव अपने परामर्शदाता से ही होता है। वे शिक्षार्थियों की अन्य जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ पाठ्यक्रम से जुड़ी बहुत सारी शैक्षणिक समस्याओं का समाधान करते हैं। मुक्त और दूरस्थ अधिगम में शिक्षार्थियों का आकलन और मूल्यांकन एक तो सतत निरंतर किया जाता है, साथ ही सत्रांत आकलन की व्यवस्था भी एक प्रक्रिया के रूप में यहाँ की जाती है। यदि आप मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का विकास का क्रम देखेंगे तो ये माना जाता है कि वर्तमान में यह अपनी 5वीं पीढ़ी में है। टेलर ने 2001 में एक वर्गीकरण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो पहली पीढ़ी की मुक्त और दूरस्थ शिक्षा थी वह पत्राचार शिक्षा थी, एकल माध्यम था। प्रिंट सामग्री बड़े पैमाने पर उत्पादित होती थी, विद्यार्थियों को भेज दी जाती थी, विद्यार्थी उन्हें पढ़कर परीक्षा में बैठ जाते थे, कोई अंतःक्रिया नहीं होती थी। दूसरी पीढ़ी आते आते टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इनकी भूमिका प्रारंभ हो गई और तुल्यकालिक संचार नेटवर्क विकसित हो गए। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होने लगा, इंटरेक्शन होने लगा। लेकिन अभी भी अध्ययन सामग्री में बदलाव नहीं आया था। वह बदलाव तीसरी पीढ़ी में आया जब मल्टीमीडिया और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग ने अपनी जगह बनानी शुरू की और जो मुद्रित सामग्री भी थी उसमें भी टीचर को, शिक्षक को इनबिल्ट किया गया, समावेशित किया गया। आज जो मुक्त विश्वविद्यालयों की अध्ययन सामग्री होती है वह माना जाता है कि शिक्षक उनमें पूर्णतः समाहित है। उस सामग्री को जब बच्चा पढ़ता है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि उसका शिक्षक उससे बातचीत कर रहा है। इसके बाद चौथी पीढ़ी आई जब ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यमों पर काम शुरू हुआ, संचार समर्थित ऑनलाइन शिक्षण की बात शुरू हो गई। लेकिन यहाँ तक आते आते बहुत तकनीकीगत परिवर्तन हो गए थे और जब 5वीं पीढ़ी आई तब हम स्वचालित सामग्री की बात करने लगे, प्रतिक्रिया आधारित शिक्षण की बात करने लगे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने लगे, लचीली शिक्षा की व्यवस्था की बात करने लगे। तो वर्तमान में हम जिस शिक्षा की बात करते हैं मुक्त और दूरस्थ व्यवस्था में, वो 5वीं पीढ़ी की व्यवस्था है। लगभग ऐसा ही एक और वर्गीकरण मूर ने 2005 में अपने सहयोगी के साथ, केर्सले के साथ दिया। उन्होंने भी 5 पीढ़ियां पहचानी मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की। पहली पीढ़ी को वह पत्राचार माध्यम की शिक्षा, एकल माध्यम की शिक्षा, प्रौद्योगिकी के बड़े पैमाने पर उत्पादन, इस सब की बात करते थे। दूसरी पीढ़ी वो तब मानते थे जब मुद्रित सामग्री के साथ साथ रेडियो और टेलीविजन प्रसारण ने उसको समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। लेकिन तब तक प्रसारण अनिवार्य अंग नहीं बना था। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का अनिवार्य माध्यम मुद्रित सामग्री ही थी। तीसरी पीढ़ी तक आते आते हमने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक संयुक्त दृष्टिकोण अपनाया कि कितनी विषय वस्तु का प्रसारण होना चाहिए, कितनी विषय वस्तु रेडियो टेलीविजन से जानी चाहिए, कितनी विषय वस्तु मुद्रित तौर से जानी चाहिए। तो जब हम इंटीग्रेशन की बात करने लगे, जब रेडियो, टेलीविजन और मुद्रित सामग्री एक दूसरे की पूरक हो गई, तो उसे तृतीय पीढ़ी कहा जाता है। चौथी पीढ़ी तक आते आते इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया इस्तेमाल होने लगा, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लगी, हम समकालिक चर्चाएं करने लगे, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने लगे, रेडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने लगे
और 5वीं पीढ़ी ऑनलाइन शिक्षण की पीढ़ी है, जहां मुक्त और दूरस्थ शिक्षा बदलकर मुक्त, दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा के रूप में आगे बढ़ रही है, जहां पर मल्टीमीडिया इंटरेक्टिव सामग्री सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। चाहे मुक्त और दूरस्थ शिक्षण पद्धति के किसी भी जनरेशन में, किसी भी काल में हम रहे हों, ये जिन संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है वह संस्थाएं मूलतः 2 प्रकार की मानी जाती हैं। पहली एकल माध्यम सिंगल मोड और दूसरी द्वैध माध्यम डुअल मोड। एकल माध्यम का अर्थ है ऐसी संस्थाएं जो मात्र मुक्त और दूरस्थ माध्यम से ही अपने शिक्षण कार्यक्रमों को प्रस्तुत करती हैं, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और विभिन्न राज्यों में चलने वाले बहुत सारे राज्य मुक्त विश्वविद्यालय। लेकिन केवल इतने से सभी की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। आज देश में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय हैं जो परंपरागत शिक्षण तो करते ही हैं, फेस टू फेस कार्यक्रम तो औपचारिक तौर पर चलाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो मुक्त और दूरस्थ माध्यम से अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे संस्थानों को हम डुअल मोड इंस्टीट्यूशंस या द्वैध माध्यम के विद्यालय कहते हैं। हम सब जानते हैं भारत में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के तौर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अग्रणी संस्था है, सबका मार्गदर्शन करती है, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में नए अनुप्रयोगों को बढ़ावा देती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में संसद के अधिनियम संख्या 50 के तहत की गई और उस समय इसका यह लक्ष्य रखा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक संरचना में दूरस्थ शिक्षा को परिचय कराएगी और शिक्षा प्रणाली की बढ़ावा देगी। इस तरह की और प्रणालियों को विकसित करने के लिए मानक क्या होने चाहिए, उनका समन्वय और उनके निर्धारण करने का दायित्व भी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या इग्नू को दिया गया। आज नामांकन के मामले में हम दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय हैं। 32 लाख से अधिक विद्यार्थी, हमारे 56 क्षेत्रीय केंद्रों के राष्ट्रीय नेटवर्क, 3000 से अधिक अधिगम सहायता केंद्रों और बहुत सारे विदेशों में स्थापित शिक्षण अधिगम केंद्रों के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रत्येक बच्चे तक, प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। यदि आप इस विश्वविद्यालय के उद्देश्य देखेंगे तो आप पाएंगे वहाँ लिखा गया है कि किसी भी संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित विभिन्न साधनों द्वारा सीखने और ज्ञान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और इसको प्रसारित करना, यह इग्नू का उद्देश्य है। जनसंख्या के एक बड़े भाग तक उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध हों, जिन तक परंपरागत शिक्षा नहीं पहुंच पा रही उन तक भी। इसीलिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय खुद को जन जन का विश्वविद्यालय कहता है। आमतौर पर समुदाय की शैक्षिक भलाई को बढ़ावा देना, देश की शैक्षिक संरचना में मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा की प्रणालियों को प्रोत्साहित करना और जो प्रणालियां ऐसी विकसित हुई हैं, जो ऐसे संस्थान विकसित हुए हैं, उनके लिए मानकों का समन्वय और निर्धारण करना, ये सारे कार्य इस विश्वविद्यालय को सौंपे गए जब इस विश्वविद्यालय का एक्ट भारत की संसद ने पारित किया। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अतिरिक्त देश के बहुत सारे राज्यों ने अपने अपने राज्य में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की तर्ज पर कुछ राज्य मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। यद्यपि इसमें आंध्र प्रदेश में स्थित BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय एक अपवाद है, क्योंकि उसकी स्थापना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना से पहले हुई थी। उसके बाद कि स्थापित जितने भी विश्वविद्यालय हैं वे सब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बाद स्थापित हुए, चाहे वह कोटा राजस्थान में वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय हो या नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय पटना बिहार का हो, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय भोपाल में है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय अहमदाबाद गुजरात में है, कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर में है, नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय कोलकाता में है, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है, तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय चेन्नई में है, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी उत्तराखंड में है, के हांडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय गुवाहाटी आसाम में है, उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर उड़ीसा में है। इसके अतिरिक्त भी कुछ राज्यों में अभी नए राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें पंजाब, केरल, झारखंड आदि कुछ प्रमुख राज्य हैं। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि शायद देश के प्रत्येक राज्य में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना हो पाए। राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों का एक बड़ा दायित्व स्थानीय स्तर पर जिन पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है,
जिन कौशलों की आवश्यकता है, जो भाषा बोली जाती है, उनमें पाठ्यक्रमों को विकसित करने को लेकर के है। इसके साथ साथ देश में बहुत सारे दूरस्थ शिक्षा संस्थान या निदेशालय हैं जो केंद्रीय, राज्य या निजी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कार्यरत हैं। सामान्यतः ये सभी दूरस्थ शिक्षा निदेशालय किसी न किसी दोहरे मोड के, डुअल मोड के विश्वविद्यालयों का हिस्सा है। इन सबको यूजीसी में एक डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो है, वह मान्यता देता है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रदान करने की अनुमति देता है। 2019-20 में जो आंकड़े उपलब्ध थे उनके अनुसार देश में ऐसे लगभग 194 संस्थान थे जहां दूरस्थ शिक्षा संस्थान या निदेशालय काम करते हैं। वर्तमान में डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो इन संस्थानों को मान्यता देने के लिए यूजीसी ओडीएल विनिमय 2020 के अनुसार और उसका 2021 में एक संशोधन आया, उसमें लिखी बिंदुओं के आधार पर इन संस्थाओं को मान्यता प्रदान करता है। यदि देखा जाए तो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा अर्थात ओडीएल भारत में औपचारिक उच्च शिक्षा के विकल्प के रूप में तेजी से उभरा है, क्योंकि एक लागत प्रभावी विकल्प है। बहुत सारे विद्यार्थी जो औपचारिक शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते, औपचारिक शिक्षण माध्यम के संस्थानों तक पहुंच नहीं सकते, कई बार वो जिन संस्थानों तक पहुंचते हैं वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं है, उन सबको अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग अर्थात मुक्त और दूरस्थ प्रणाली अवसर उपलब्ध कराती है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण, शिक्षण सामग्री, अन्य शिक्षण संसाधन, मीडिया की विविधता, ये सब एक विद्यार्थी को प्रभावी और सार्थक ढंग से सीखने का अनुभव प्रदान कराते हैं। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग विद्यार्थी केंद्रित, आवश्यकता आधारित एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली के विपरीत इसको हम शिक्षार्थी केंद्रित व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि औपचारिक शिक्षा प्रणाली में अधिकांशतः क्या पढ़ाया जाना है या क्या पढ़ा जाना है इसका निर्णय विद्यार्थी नहीं लेता, वो संस्था लेती है, पढ़ाने वाला व्यक्ति लेता है, अध्यापक लेता है। परंतु मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में सामग्री मिलने के बाद उसको कैसे पढ़ना है, कौन से प्रश्न पूछने हैं, किन विषयों पर जो परामर्श सत्र हैं उनमें चर्चा होनी है, यह निर्धारण शिक्षार्थी करता है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का विद्यार्थी स्वप्रेरित विद्यार्थी होता है, वह अपने शिक्षण का भार स्वयं ले सकता है। वही ये सब स्व अधिगम सामग्री, जिसको हम सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहते हैं, उसकी सहायता से करता है। इस सामग्री को इस प्रकार से बनाया गया है कि यह स्वायत्त रूप से सीखने को बढ़ावा दे। आज सिम के साथ साथ मीडिया में बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं जो विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच द्विपार्श्वीय, द्विमार्गीय अंतःक्रिया के अवसर को भी सफल बनाते हैं। दूरस्थ और मुक्त शिक्षा का एक बड़ा लाभ यह है कि यह आजीवन शिक्षा का विकल्प है। आजीवन, चाहे वो काम करने वाले वृत्तिक हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो विकास कार्यों में लगे श्रमिक हों, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कहीं काम कर रहा है जिस वजह से वो औपचारिक शिक्षण संस्थाओं में नहीं जा सकता, लेकिन उसे अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने की आवश्यकता है, तो वह अपने कार्यस्थल को छोड़े बिना अपना वृत्तिक विकास कर सकता है और यह अवसर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा उसे उपलब्ध कराती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सूचना और ज्ञान लगातार परिवर्तित हो रहे हों, वहाँ जो पहले के ज्ञान हैं वो सामान्यतः बहुत तेज़ी से अप्रचलित हो जाते हैं। ऐसे में नवीनतम जानकारी और कौशलों का अधिग्रहण शिक्षार्थी की सुविधा और उसकी गति के अनुकूल हो, इसके लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा एक सुविधाजनक उपाय के रूप में उभरी है। जैसा कि मैंने कहा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का एक बड़ा लक्ष्य है अप्राप्य तक पहुंचना। अप्राप्य कौन? जिसकी पहुंच में परंपरागत शिक्षा नहीं है। जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग आज भी उच्च शिक्षा की व्यवस्था से बाहर है। उसके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि अधिकांशतः हाशिए के वर्ग, ग्रामीण, आदिवासी क्षेत्र, महिलाएं, कामकाजी वर्ग, इन वर्गों के बहुत सारे व्यक्तियों, लोगों तक उच्च शिक्षा नहीं पहुंच पाती। ऐसे में जो लोग अध्ययन की आकांक्षा रखते हैं, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक प्रवेश द्वार उपलब्ध कराती है। खुली शिक्षा प्रणाली ने महिलाओं, सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले बच्चों, उन वर्गों के अन्य लोगों, रक्षा कर्मियों, जेल के कैदियों, LGBT समुदाय के सदस्यों, ऐसे लोग जिन तक शिक्षा की सामान्य पहुंच हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं है, उन तक भी शिक्षा के दरवाजे खोले हैं ताकि वो अपनी गति, स्थान और समय की अनुकूलता के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को
ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात में एक बड़ा योगदान करने वाला कारक माना जाता है। आज लगभग देश के उच्च शिक्षा की GER में 11% योगदान मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का है। GER यह बताता है कि किसी एक विशेष स्तर पर अध्ययन के लिए कितने योग्य शिक्षार्थी नामांकित हैं। वर्तमान जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार भारत में सकल नामांकन दर की अनुपात उच्च शिक्षा में लगभग 27.1 है। यह बताती है कि अभी भी लगभग 73% ऐसे योग्य व्यक्ति हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए योग्य तो हैं, लेकिन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से वो बाहर हैं। उन तक पहुंचने का मार्ग मुक्त और दूरस्थ शिक्षा है। सभी प्रकार के संस्थानों को अपने प्रसार को बढ़ाने, पहुंच में सुधार करने, GER को बढ़ाने, आजीवन सीखने के लिए अवसर देने, इन सब के लिए आज की तिथि में ODL कोर्सेज को प्रारंभ करने की अनुमति देना प्रारंभ हो गया है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का एक बड़ा गुण प्रौद्योगिकी का सदुपयोग है। ODL प्रणाली में शिक्षा दूर से ही संभव है, क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपलब्ध तकनीकी की पहुंच बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्रित सामग्री का प्रयोग तो हम करते ही हैं शिक्षा प्रदान करने में, लेकिन आज हम विभिन्न मीडिया का प्रयोग करते हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टीवी के डेडिकेटेड एजुकेशनल चैनल्स हों, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो ऑनलाइन शिक्षा हो। हमारा प्रयास रहता है हम किसी न किसी रूप से अपने विद्यार्थी तक अवश्य पहुँचें, और ये तभी संभव है जब हम बड़े स्तर पर प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हैं। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली सीखने के लचीले विकल्प उपलब्ध कराती है। हमारे कार्यक्रम इस तरह से बनाए जाते हैं कि शिक्षार्थियों को लचीलापन और चयन के अवसर मिल सके। उनके पास इतने पाठ्यक्रम होने चाहिए कि वे अपनी रुचि का कोई भी विकल्प चुन सकें जो उनकी आवश्यकता और वरीयता के अनुसार हो। इसलिए हमारे बहुत सारे पाठ्यक्रमों में प्रवेश और निकास के विविध बिंदु, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा सदैव से ही राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक बड़ा साधन रही है, खासतौर पर जब बड़ी संख्या में शिक्षित या प्रशिक्षण लोगों की आवश्यकता हो। उदाहरण के तौर पर जब भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ और देश के प्रत्येक विद्यालय में शिक्षित और प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता अनुभव हुई, तब ये पाया गया कि देश के विद्यालयों में एक बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो अप्रशिक्षित हैं। यदि उनको फॉर्मल सिस्टम में आने को कहा जाता तो देश के विद्यालय खाली हो जाते। तब इग्नू, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान और ऐसी बहुत सारी संस्थाओं ने आगे आकर लाखों शिक्षकों के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे लगता है कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का यह जो परिचय आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया, यह इस प्रणाली की मूलभूत गुणों और इसकी महत्व को समझने में आपको बहुत मदद करेगी और आप आगे अपना अध्ययन अन्य खंडों पर जारी रख पाएंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।